is Vandana and you are watching 99.9 Engineering Station. So student, today we are going to discuss about the term diffusion, and this is the second lecture of my mass transfer series. This video is beneficial for the chemical, mechanical and civil engineer. If you have not watched my previous lecture, the link is given in the description box. You can check it out and watch the first lecture. So without wasting any time, let's get started with the video. So in the previous lecture, we discussed some of the concept of diffusion. So here we revise it again, that diffusion is the movement of substance from an area of higher concentration to the area of lower concentration, and the diffusion is generally happen in the liquid and the gaseous because their particles move randomly from place to place. अब क्या होता है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो डिफ्यूज़न एक तरीके का मूवमेंट है किसी भी सब्सटेंस का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू द लोअर कंसंट्रेशन रीजन. और डिफ्यूज़न जो अकर होता है वो बेसिकली लिक्विड और गैसेस में होता है, क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो फिक्स नहीं होती है, वो रैंडमली मूव होते रहते हैं पर्टिकुलर स्पीड में प्लेस टू प्लेस. इसका मतलब क्या हुआ, diffusion is the measure of diffusive mobility. Diffusion is the measure of diffusion mobility and it has a unit of meter square per second, and it is denoted by DAB, which stands for the diffusion of A component into a component B, or vice versa. If the case of it was dBA, it means the diffusion of B component in the component A. So before going to understand the deep concept of diffusion, first we understand what is velocity of diffusion. So for this understanding we have to take the unit of diffusion. What was that? The unit of diffusion is मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. अब मीटर स्क्वायर पर सेकेंड को हम स्प्लिट कर सकते हैं किसमें, मीटर इंटू मीटर पर सेकेंड में. ठीक है, अब हमने स्प्लिट किया तो यहाँ पे क्या होगा, मीटर इज़ द डिस्टेंस, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, एंड मीटर पर सेकेंड इज़ द वेलोसिटी. ठीक है, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी होगी. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी कंपोनेंट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से. जो ये वेलोसिटी है यही हमें फाइंड आउट करना है किसमें, वेलोसिटी ऑफ डिफ्यूज़न में. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो गया, सबसे पहले कि डिफ्यूज़न वेलोसिटी एक तरीके का मॉलिकुलर फेनोमेना है. ठीक है, मॉलिकुलर फेनोमेना है और जो कि डिपेंड करता है गैसियस कंसंट्रेशन और साथ ही साथ में टेम्परेचर और प्रेशर ग्रेडियंट प्रेजेंट जितने भी होते हैं उस पर डिपेंड करता है. अब वेलोसिटी ऑफ डिफ्यूज़न जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन इज़ मास एवरेज वेलोसिटी एंड सेकेंड वन इज़ मोलर एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, ये 2 टाइप इसके होते हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं. तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि एक मिक्सचर है जिसमें n नंबर ऑफ कंपोनेंट है. ठीक है, n नंबर ऑफ कंपोनेंट होने के साथ ही जो हमारे पास जो कंपोनेंट है उनके वो पर्टिकुलर वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं और साथ ही सबकी एक अपनी अपनी डेंसिटी है. तो डेंसिटी होने के बावजूद तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम मास एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो हम वेटेड मास एवरेज लेंगे. इसका मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा, अगर हम वेलोसिटी ऑफ डिफ्यूज़न को u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे पास मास एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक n नंबर ऑफ कंपोनेंट के लिए i से लेके 1 से n तक और सारी कंपोनेंट की डेंसिटी इनटू उसकी वेलोसिटी अपॉन किसके, टोटल नंबर ऑफ डेंसिटी, जो भी पर्टिकुलर सिस्टम का मिक्सचर की डेंसिटी होगी उसको कहेंगे हम मास एवरेज वेलोसिटी. तो मास एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ से. अब हम बात करते हैं, अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपके कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ कि हमने एक मिक्सचर लिया है जिसमें मिक्सचर में हर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी और साथ में उसकी वेलोसिटी को इंटू किया है, साथ में टोटल डेंसिटी से डिवाइड करने पे हमें क्या मिल रहा है, मास एवरेज वेलोसिटी मिल रहा है. अब हम बात करते हैं मोलर एवरेज वेलोसिटी की. तो मोलर एवरेज वेलोसिटी में हम सिंपल बस एक चीज़ को रिप्लेस कर देंगे, क्या, डेंसिटी को हम रिप्लेस करेंगे किससे, कंसंट्रेशन से. तो उस केस में क्या हो जाएगा, मोलर एवरेज वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे v से, और n नंबर ऑफ कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा, सभी का कंसंट्रेशन लेंगे मीन्स Ci
और वेलोसिटी, सबकी वेलोसिटी, और हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, टोटल कंसंट्रेशन से, ठीक है। तो ये इसका कौन सा, मोलर एवरेज वेलोसिटी होगी। अब ये टर्म आपको जाना पहचाना सा लग रहा होगा, सी आई अपॉन सी क्या होता है, सी आई और अपॉन सी को हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, तो मोल फ्रैक्शन लिख सकते हैं। तो इट मीन्स वी जो हो गया हमारा मोलर एवरेज वेलोसिटी, वो जो उसको हम लिख सकते हैं समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n वाई आई इंटू यू आई। तो हमारा मोलर एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या निकल गया, v इज इक्वल टू समेशन आई टू 1 to n वाई आई यू आई, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल इसके फॉर्मूले थे, आपको ये याद रखना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है किसके बारे में, फ्लक्स के बारे में। अब फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन दी मास ट्रांसफ़र। ये आपको एंड तक फ्लक्स ही निकालना होगा सब चीज़ में, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होता है, बेसिकली इट इज़ द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कंपोनेंट थ्रू यूनिट एरिया नॉर्मल टू द ट्रांसपोर्ट एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी तो इसका मतलब क्या हो गया, अब जहाँ भी हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी कंपोनेंट, तो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स कि हमारा जो यूनिट होगा उसमें यूनिट क्या होगा, kg पर सेकेंड, ठीक है, या अगर मोल के कंसेप्ट में करें तो किलो मोल पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड होगा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कंपोनेंट थ्रू यूनिट एरिया नॉर्मल टू द ट्रांसपोर्ट। अब यूनिट एरिया नॉर्मल टू द ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब मीटर स्क्वायर टर्म ही लिया जा रहा है, तो इसका मतलब फ्लक्स हो जाएगा किलो मोल और केजी और किलो मोल अपॉन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और जो ये फ्लक्स है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब वो डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों पे ही डिपेंड कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि फ्लक्स भी 2 टाइप से हम कैलकुलेट करते हैं। एक फ्लक्स होता है मूविंग प्लेन फ्लक्स, दूसरा होता है फिक्स प्लेन फ्लक्स, ठीक है। इसमें हम मूविंग प्लेन फ्लक्स की बात पहले करें तो हम मूविंग प्लेन फ्लक्स में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारा मूवमेंट हो रहा है किसी भी सिस्टम के अंदर, उसको हम अब्जॉर्ब कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं आउटसाइड से। मतलब एक अब्जॉर्बर एक खड़ा है जो कि उसको एब्जॉर्ब कर देख रहा है, ठीक है, और वो अब्जॉर्बर खड़ा मतलब मूविंग भी हो सकता है और फिक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो मूविंग प्लेन में जो रिप्रेजेंट करेंगे वो फ्लक्स को, उसको रिप्रेजेंट करेंगे JI से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा रो आई अप इंटू यू आई माइनस यू मास एवरेज, ठीक है। यहाँ पे यू आई मास एवरेज है। अब ये जो है, जो मैंने पहला टर्म लिखा वो मास कंसेप्ट पे लिखा, अकॉर्डिंग टू मास, मोलर कंसेप्ट और मास कंसेप्ट। तो ये मास कंसेप्ट पे है। अगर मोलर के टर्म्स में लिखेंगे तो JI इज इक्वल टू हो जाएगा रो JI। तो मोलर केस में क्या करते हैं, रो को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, CI से, ठीक है। तो पहले हम मास के कंसेप्ट में JI इज इक्वल टू रो आई U माइनस U ऑफ मास एवरेज, ठीक है, मास एवरेज ले रहे थे। अब मोलर के केस में लिखेंगे JI इज इक्वल टू CI VI माइनस V मोलर एवरेज, ठीक है। ये मोलर एवरेज और मास एवरेज हमने प्रीवियस स्लाइड में कैलकुलेट किया था। तो ये मोल के अकॉर्डिंग हो गया, ये मास कंसेप्ट पे हो गया, ये मोल के कंसेप्ट हो गया। ये हो गया दोनों ही फॉर्मूले किसके बेस में है, मूविंग प्लेन फ्लक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिक्स प्लेन के ऊपर। तो फिक्स प्लेन में क्या है कि हम इसको रिप्लेस करेंगे सिंपली, जो यहाँ पे फिक्स है तो मतलब कि हम ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो फिक्स प्लेन में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्लक्स को NI से, और इसकी वैल्यू हो जाएगी रो आई यू आई, एंड ये हो गया मास के टर्म्स में, ठीक है। अगर मोल के टर्म्स में लिखें, मोल्स के और मोलार्स के टर्म्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल I इज इक्वल टू CI VI, ठीक है। UI है ये, और ये हो गया CI VI, ठीक है।
तो ये हमने बता दिया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात कर लेते हैं ड्राइविंग फोर्स की। अब ड्राइविंग फोर्स की बात करें तो हम अभी तक ये समझते आ रहे थे कि ड्राइविंग फोर्स मास ट्रांसफ़र के लिए कंसंट्रेशन डिफरेंस है, ठीक है। तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि इसको मैं अभी आपको बताती हूँ किस तरीके से सही नहीं है। क्योंकि कंसंट्रेशन ड्राइविंग फोर्स हर केस में नहीं है ड्राइविंग फोर्स है वो केसेस, सम केसेस में। कौन सा केस है वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन हमेशा हम ड्राइविंग फोर्स मास ट्रांसफ़र का कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं कह सकते। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस किस केस में होता है? फॉर द सिंगल फेज सिस्टम। अगर सपोज सिंगल फेज सिस्टम है, अगर हमारे पास एयर और एनी लिक्विड है, तो उसी में अगर हम किसी भी चीज़ का कंसंट्रेशन देखें तो वो हम उसमें कंसीडर करते हैं कंसंट्रेशन डिफरेंस। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि एक वाटर का फ्लास्क है, उसमें हमने 2 to 3 ड्रॉप इंक की ड्रॉपलेट्स गिराई। तो इसमें क्या हो गया, इंक भी लिक्विड फॉर्म में है और वाटर भी लिक्विड फॉर्म में है। तो ये दोनों ही सिंगल फेस में है। तो सिंगल फेस में होने की वजह से क्या हुआ, इनका जो मास ट्रांसफ़र होगा वो उस केस में ड्राइविंग फोर्स जो होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेशन डिफरेंस। लेकिन अगर मल्टी फेस सिस्टम होगा, मतलब कि गैस और लिक्विड दोनों होगा, तो क्या होगा, तो उस केस में केमिकल पोटेंशियल इज़ द ड्राइविंग फोर्स। तब क्या होगा, केमिकल पोटेंशियल क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स होगा उसका। तो मल्टी फेस कैसे होगा, मतलब सपोज़ कर लीजिए कि एक कंटेनर है, यहाँ पे हमने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है। उसमें आधे में अमोनिया है प्लस एयर है, और यहाँ पे हमारे पास वाटर है, ठीक है। अब ये सेपरेट है एक पर्टिकुलर सेपरेटर से, लेकिन जब हम उसको रिमूव करेंगे तो क्या होगा कि दोनों का कंसंट्रेशन जो होगा, जब एयर में अमोनिया होगा और वाटर में अमोनिया होगा, दोनों का कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा, लेकिन जो उसकी कंसंट्रेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा दोनों ही फेस में, मतलब लिक्विड फेस में और वाटर फेस में, दोनों ही केस में अमोनिया का जो कंसंट्रेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म होने की वजह से हम निकाल ही नहीं सकते, मतलब मास ट्रांसफ़र टेक प्लेस नहीं होगा। तो उस केस में हम जो ड्राइविंग फोर्स लेते हैं वो होता है केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बस मास ट्रांसफ़र हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बस उसको समझना बहुत मतलब बहुत केयरफुली समझना चाहिए, क्योंकि वो एवरीडे लाइफ में टेक प्लेस हो रहा है, बस हम नोटिस नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, जैसे कि यहाँ हमारे पास हो गया एक और चीज़। इससे पहले बात करते हैं मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न और कन्वेक्टिव डिफ्यूज़न के बारे में। तो मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, एक स्लो प्रोसेस है। उसमें एक एक्सपेरिमेंट भी हमने वो फॉर्म किया था कि वाटर को सॉल्ट में हमने डिज़ोल्व किया था। वाटर को सॉल्ट में डिज़ोल्व करने के लिए हमने सिर्फ क्या किया था, मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न में सिर्फ वाटर को सॉल्ट में डाल दिया, सॉल्ट को वाटर में डाल दिया था, और हमने कुछ भी नहीं किया था, उसको 3-4 साल या 10 साल के लिए छोड़ दिया था। तो वो उसका जो डिफ्यूज़न हो रहा था सॉल्ट का इन वाटर, वो बहुत ही स्लो था। तो इस केस में इसका मतलब क्या हो गया कि ये मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न जो है वो लैमिनार फ्लो फेनोमेना है। और लैमिनार फ्लो कब कंसीडर करते हैं, जब रेनॉल्ड नंबर स्मॉलर देन 2100 होता है। और ये इसका मतलब मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न जो है वो वेरी स्लो प्रोसेस है। नेक्स्ट आ जाते हैं कन्वेक्टिव डिफ्यूज़न में। कन्वेक्टिव डिफ्यूज़न कह सकते हैं हम इसको, या तो एडी डिफ्यूज़न कह सकते हैं, टर्बुलेंट डिफ्यूज़न कह सकते हैं। तो इस केस में हम क्या कर रहे थे कि लिक्विड को, वाटर को हम डिफ्यूज़ कर रहे थे सॉल्ट से विद द हेल्प ऑफ एनी स्टेरर, मतलब कोई एक्सटर्नल एजेंसी यूज़ कर रहे हैं। तो उस वजह से हमने क्या देखा, जहाँ वो मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न से 10 साल में इतना कंसंट्रेशन उसका डिफ्यूज़न का मिल रहा था, वही मॉलिक्यूलर कन्वेक्टिव डिफ्यूज़न में अगर हम उसको स्ट्रे कर दें तो वही प्रोसेस सिर्फ 10 to 5 मिनट में टेक प्लेस हो रहा है। इसका मतलब कि ये एक तरीके से फास्ट है, इसका नेट रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट मच हायर देन द मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न है। तो कौन सा प्रेफरेबल है, मॉलिक्यूलर कन्वेक्टिव डिफ्यूज़न। और इस केस में रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 4000 कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। 4000 पे टर्बुलेंट फ्लो आ जाता है, इसलिए ये कंसीडर हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे
हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है। यहाँ मैं ड्रॉ करती हूँ, एक हमारे पास सिस्टम है जिसमें ए मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है कहीं और बी मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स को कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर अब्जॉर्बर देख रहा है सी, तो उस केस में क्या होगा, जो डिफ्यूज़न है वो बेसिकली जो इन्फ्लुएंस बाय किससे होता है, थर्मल एनर्जी से। तो थर्मल एनर्जी क्या क्रिएट करती है, मैंने बताया आपको, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से डिफ्यूजिबिलिटी इंक्रीज़ होती है, प्रेशर डिक्रीज़ करने से डिफ्यूजिबिलिटी इंक्रीज़ होती है। तो थर्मल एनर्जी रैंडम मोशन क्रिएट करती है। तो उस केस में हमारा क्या फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, जो फ्लक्स हमने बताया कि क्या Na क्या कंसिडर करेंगे, सपोज हमने यहाँ पे पेन ले लिया, क्लियर ऑल, और यहाँ तो Na क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम फ्लक्स क्या हो जाएगा इज इक्वल टू Va नॉट इंटू Ca। अब यहाँ पे Va क्या है, Va जो है वो बेसिकली बल्क मोलर एवरेज वेलोसिटी है, और जो यहाँ पे बल्क मोलर वेलोसिटी है, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी है वो जो कंसंट्रेशन के साथ इनटू में है, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं XA इंटू N प्लस JA, ठीक है, लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हमने ब्रेक डाउन करा किस में, बल्क कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट में और साथ ही में किस में, मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, XA जो है वो है बल्क कंडक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड J जो है वो मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट है। तो यहाँ पे N जो है होता है वो क्या हुआ, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स ऑफ A प्लस फ्लक्स ऑफ B, ठीक है। और J जो है यहाँ पे JA, जो प्रीवियस हमने डिस्कशन में पढ़ा, JA जो होता है मोलर एवरेज कंसंट्रेशन में, मोलर एवरेज कंसंट्रेशन में हमने J पढ़ा मूविंग प्लेन के लिए। तो J फ्लक्स एट मूविंग प्लेन विथ मोलर कंसंट्रेशन, दैट इज JI इज इक्वल टू CI VI माइनस V एवरेज मोलर एवरेज, ठीक है। तो यही हो गया, तो J हमारा ये टर्म हो गया। अब इन वर्ड्स को हम अभी आगे समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारा गवर्निंग इक्वेशन क्या हो गया, हम आगे चलते हैं। गवर्निंग इक्वेशन हमारे पास आ गई, कौन सी, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं फिक्स फर्स्ट लॉ के बारे में। फिक्स फर्स्ट लॉ क्या होता है, इसको समझने के लिए तो बेसिकली तो फिक्स फर्स्ट लॉ जो होता है वो होता है मोलर फ्लक्स फॉर द कंपोनेंट, इट इज़ द मोलर फ्लक्स फॉर द कंपोनेंट इन अ आइसोथर्मल आइसोबारिक binary system is directly proportional to the concentration gradient in a particular direction with respect to the moving observer। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाता है, JA flux is directly proportional to the concentration gradient upon in the particular direction। तो ये हो जाएगा, अगर हम proportionality constant हटाते हैं तो क्या होता है, हमारे पास एक proportionality constant आता है, वही कांस्टेंट हमारा क्या है, डिफ्यूजिविटी कांस्टेंट, दैट इज DAB। और यहाँ नेगेटिव साइन हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जो कंसंट्रेशन है वो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। तो हमारे पास फिक्स लॉ का एग्जैक्ट वैल्यू जो होगी वो होगी JA इज इक्वल टू माइनस DAB DCA अपॉन DZ, ठीक है। तो ये हो गया फिक्स लॉ के बारे में। अब हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास गवर्निंग इक्वेशन हमारी क्या आई थी, Na इज इक्वल टू JA प्लस YA इंटू N, ठीक है, YA इंटू N आई थी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए N के बदले, ये जो N के बदले हम लिख सकते हैं Na प्लस NB, ठीक है। Y के बदले हम लिख सकते हैं CA अपॉन C, और J के बदले हम लिख सकते हैं डिफ्यूजिव, ये फिक्स लॉ के अकॉर्डिंग माइनस DAB अपॉन इंटू डेल CA अपॉन डेल Z। इसी तरीके से हमने सेकेंड कंपोनेंट के लिए लिख लिया, ठीक है, दैट इज NB इज इक्वल टू NA प्लस NB CB अपॉन C माइनस D, ये DBA होगा, ठीक है, DBA डेल ऑफ CB अपॉन डेल Z, ठीक है। इसके अब दोनों ही इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इस तरीके का एक्सप्रेशन आएगा, दैट इज़ माइनस DAB डेल CA अपॉन डेल Z इज इक्वल टू DBA, ठीक है, डेल CB अपॉन डेल Z। तो हम इसको अगर
ये जो अगर नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास दोनों ही टर्म कांस्टेंट है, अगर ये दोनों टर्म कांस्टेंट है तो सी ए और सी बी कांस्टेंट है, तो डेल सी ए डेल जेड प्लस डेल सी बी और डेल जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। इसका मतलब डी ए बी इज इक्वल टू डी बी ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन हमारे पास मिलके आता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न की। मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न में हम कुछ एजम्पशन लेते हैं। पहला केस हम कंसिडर करते हैं स्टडी स्टेट मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न इन फ्लूइड एट रेस्ट एंड इन द लैमिनार फ्लो। तो उस केस में हमने एजम्पशन लिया है कि डिफ्यूजन जो अकर होता है वो जेड डायरेक्शन में हो रहा है, साथ ही में जो एन ए एन बी है वो कांस्टेंट है स्टडी स्टेट पे, और जो डिफ्यूजिबिलिटी कांस्टेंट है वो भी कांस्टेंट है। तो उस केस में बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है कि जो हमारी गवर्निंग इक्वेशन आई थी दैट इज़ एन ए इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी सी ए अपॉन सी माइनस डी ए बी डेल सी ए अपॉन डेल जेड। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वाली स्लाइड में। तो इसको हम जब रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, एक्सप्रेशन आने के बाद हम उसको सिंपली उसको रीअरेंज करते जाएंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेशन आप देख लीजिएगा। ठीक है, एन ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी डी ए बी सी अपॉन जेड एल एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी माइनस सी ए 2 बाई सी अपॉन सी ए 1 अपॉन सी। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इससे हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि अच्छा ये यहीं पे अभी हम रोकते हैं कि आगे हम नहीं डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा आ जाएगा मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न को हम और ब्रॉडली एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं कौन से लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करूं। तो अभी के लिए इतना ही, और ये कुछ मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है जो कि आप देख सकते हैं। तो मेरा जो मिशन है वो ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना फॉर द केमिकल इंजीनियरिंग इज़ दैट कि जहाँ पे उसको हर चीज़ मिले। ठीक है, हर टाइप की आपको नॉलेज मिले, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, स्किल डेवलपमेंट हो। तो उस टाइप का मेरा मिशन है जो कि आपके सपोर्ट से ही पूरा हो सकता है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ कीप स्टडिंग एंड स्टे एट होम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।